अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। अरपा रेडियो स्टूडियो में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट महिला है, महाराज पंडित बिरजू महाराज जी की सुपुत्री ममता महाराज जी। पिछले दिनों बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक वर्कशॉप के लिए वो यहाँ आई और हमने उनसे एक लंबी बातचीत की, उनके बचपन के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनके भाई बहनों के बारे में। वो अब उस संसार को, उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी हैं, ये सारी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं ममता महाराज जी का। ममता दीदी, आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी हैं, जहाँ भी जाती होंगी आपको लोग इसी रूप में करते होंगे कि आप पंडित जी की, महाराज जी की बेटी हैं। लेकिन बेटी होने के साथ साथ आपकी अपनी भी एक शख्सियत है और वो शख्सियत बनाने के लिए आपको बचपन से बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो हम पहले तो जानना चाहेंगे आपके बचपन की बातें कि आपने कब से शुरू किया, कथक के प्रति आपका लगाव घर के माहौल के कारण हुआ या कैसे आपके मन में इच्छा जागृत हुई, कब से आप इस फील्ड से जुड़ी? हाँ जरूर, ये बहुत ही खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया है। बचपन एग्जैक्टली हमारा कनेक्शन डांस का कनेक्शन ही बचपन से ही है, क्योंकि खानदानी चला आ रहा है। 7th जनरेशन मेरे पिताजी है जी, और मैं अब 8th कह सकती हूँ कि मैं अब 8th जनरेशन हूँ। अब 9th जनरेशन शुरू हो गया है जी जी। तो महाराज जी, जब मेरी पैदाइशी एक्चुअली मेरी माता सुनी रोड दिल्ली में हुई थी घर में, और उसके बाद भारतीय कला केंद्र जो श्रीराम भारतीय कला केंद्र कहलाता है, वहाँ में पिताजी को जॉब मिला था, तो वहाँ पे वो गुरु पदवी में थे। और वहीं पे क्योंकि हॉस्टल है, वो चारों तरफ हॉस्टल है, और भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली का सब सुबह से शाम, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं अपना, तो वो साउंड, वो म्यूजिक, वो चीज, जो वातावरण वो हमको सुनाई देता था। मैं वैसे ही परवरिश मेरी हुई, मेरा होश उस म्यूजिकल माहौल में हुआ। और पिताजी के पास कथक के वहीं पे भारतीय कला केंद्र में क्लास होती थी, तो कभी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कभी संडे के संडे मेरे बड़े भैया, मेरी कविता दीदी और बड़े भाई जयकिशन महाराज, तो दोनों को सिखाते थे। तो हम तो इतने छोटे थे, हम नहीं सीखते थे, लेकिन उनके पास खड़े और बैठ के तबला पिताजी संडे के केवल वो बजाते थे, और हम देखते थे कि कैसे सिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं सच पहले कहूँगी कि हाँ, मेरे पिता गुरु हैं, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन मेरी दीदी रही है, मेरी बड़ी दीदी कविता दीदी, क्योंकि फीमेल है ऑब्वियसली, और मैं फीमेल बहन, अब वो मुझसे 10 साल बड़ी है। तो पिताजी जब भी सिखाते थे अंग का, मूवमेंट का, एक्सप्रेशन कैसे करना है, कैसे चाव भाव है, तो वो क्या करते थे, वो मेरी दीदी हमारे सिंक के पास छोटा सा शीशा हुआ करता था, और वहाँ पे खड़े होकर वो मूवमेंट, हस्तक को कैसे सही कर रहे हैं, कि कैसे पिताजी ने सिखाया, कैसी उंगलियां रखी है, कैसे भाव, कैसे चेहरा बनाया, कैसे निगाह दी है, ये मैं उनको देखती थी कैसे कर रहे हैं। तो फिर मैं भी डाइनिंग टेबल से कुर्सी एक खिसका कर मैं सिंक के पास लाती थी, और मैं खड़ी हो जाती, क्योंकि ऊंचा था शीशी, तो मैं खड़े होकर फिर मैं भी वही करती थी जो मेरी दीदी करती थी। बच्चे चीटिंग तो करते थे। अच्छा, क्योंकि एलपी का माहौल था, इतना रिकॉर्डर नहीं था, तो विलायत खान साहब जी का और अली अकबर खान साहब जी का वो एलपी लगाकर, घुंघरू बांधकर, कमरा बंद करके मेरे भाई और मेरी बहन दोनों रियाज कर, तो मैं बाहर से देखती थी, और मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि छोटा सा कमरा था ये सब। तो इस तरीके से मैंने देखा इनको करते हुए। पिताजी के पास टाइम नहीं होता, संडे मतलब अगर मिल जाए, और स्कूल का टाइम, हम लोग तो सुबह स्कूल जाते हैं, और रात को जब 8-9 बजे सो जाते हैं, पिताजी 10-11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, काम इतना, तो उनकी मुलाकात, हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी। लेकिन संडे के संडे हमारी मुलाकात होती थी कि आधे दिन के लिए उनके साथ हमारा टाइम निकलता। उसके बाद वहाँ पे भारतीय कला केंद्र में उनको, हमारे मतलब मेरे जन्म से पहले उनको काफी उन्होंने बैले वगैरह किया था, कुमार शंभू वगैरह ये सब, काफी
थी, जापानी कोई स्टोरी था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो जापानी कोई स्टोरी थी, कुमार शंभू और ये शानिया वध जो वाजिद अली शाह जी के पास, तो उन्होंने मेरे पैदा से पहले से था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद भी कई बार बैले का डिमांड हुआ, तो छोटा छोटा आर्टिस्ट चाहिए, कृष्णायन है, ये सब रुकमती बाज बहादुर है, कुमार शंभू, तो उसमें छोटा आर्टिस्ट चाहिए। तो मेरा जो शुरुआत है, मेरे भाई जो बहन है, सबको ये प्रमोशन दिया गया कि चलो घर में बच्चे नाचते हैं तो उनको भी ले लिया, तो उनको थोड़ा सा मन भी लग जाएगा और नाच भी लेंगे, ऐसे। तो इसी बहाने कई चीजें हम लोग सीख भी लेते थे। तो ग्वाल वाल में मैं भी थी 4-5 साल की उम्र में, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो कृष्ण छोटा माखन चोरी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो कालिया दमन, रुकमती बाज बहादुर में छोटी रुकमती, उस वक्त नया बैले बना तो मैं काम आई, कुमार शंभू था ही था तो उनका लगे हाथ में भी कार्तिक किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हुआ, हमको तो लगा कि सारी दुनिया म्यूजिकल ही है। अच्छा, हमारा क्योंकि कथक, भारतीय कला केंद्र, कथक केंद्र, भागलपुर हाउस, फिक्की, श्री राम सेंटर, इस तरह म्यूजिकल और NSD नेशनल स्कूल ड्रामा, ये सब उसी सर्कल में। तो हम तो अकेले कहीं घूमने छोटे ही थे, तो हमें लगता कि पूरी दुनिया म्यूजिकल है, यही खुशबू है, यही दुनिया है। खुशबू है, यही सांस है हमारी, ये सब है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसकी, ये भारतीय कला के ये गोला, वो जो इंडिया गेट का गोला काट के करके वहाँ पे एकदम ही सन्नाटा मिलेगा, हमें नहीं मालूम था, हम बहुत दुखी थे। लेकिन ये जो टाइम था, मैंने पिताजी को जो मेहनत, जो डेडिकेशन उनके स्टूडेंट्स में मिलता था, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, काम जरूरी है, रोटेशन चल रही है, रात के 12-1 बजे तक चल रहा है, हाँ, प्रॉप्स बनाना भी है, मैं कॉस्ट्यूम भी है, सब भाग दौड़ करे, हाथ बंद करके सारे स्टूडेंट खड़े। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही, मैंने एक पिता तो कम, मैंने गुरु ज्यादा देखा, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स खड़े होते थे हाथ बांध कर, और उसके बाद ये जो भी काम कहते थे, सेवा बोलते थे, तो वो सब लोग करते थे। तो मुझे लगा कि ऐसे ही करते हैं पिताजी, मैं तो, मुझे तो ऐसे ही माहौल दिखा। तो आज तक मैंने कभी जिद नहीं किया किसी भी चीज का, और उनको कभी भी मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं, जो कहा हमने किया। तो वो, मैं उनको गुरु ज्यादा, पिता कम देखने लगी। तो ये चीजें मेरे को आता ही नहीं कि पिता के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो मुझे आज तक नहीं आया। आपने हमेशा उनको गुरु के रूप में ही देखा। जी। अच्छा, अभी आपने बातों बातों में बताया कि आपकी गुरु असल में आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी बहन थी जो आपसे 10 साल बड़ी थी। जी, तो आप लोग ऐसे कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी दीदी कविता मिश्रा, साजन मिश्रा जो बहुत बड़े प्रख्यात वोकलिस्ट है क्लासिकल, उनकी वाइफ है वो, जयकिशन महाराज। फिर उसके बाद अनीता कुलकर्णी, वो उन्होंने कुलकर्णी में शादी की क्योंकि कॉलेज के टाइम पे दोस्ती है, और आर्टिस्ट, क्योंकि वो इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने किया। तो मेरी दीदी स्कल्पटर रही है, और मेरे जीजा एब्स्ट्रैक्ट पेंटर। अच्छा, तो एक दूसरा कला, मतलब एक गाना संगीत भी है और आर्ट भी है इसमें। उसके बाद फिर मैं हूँ, और मेरे बाद एक दीपक महाराज, बहुत खूबसूरत डांसर है। अच्छा। तो अब जब महाराज जी नहीं है, तो उसके बाद जो आप लोगों का घराना है, कालिका बिन घराना लखनऊ का जो माना जाता है, जी, और जिसकी आप लोग 8वीं पीढ़ी है, तो आपकी 2 बहनें तो जो है दूसरी फील्ड में चली गई, शादी हो गई, तो आप जो 3 भाई बहन हैं, अब इस साम्राज्य को कैसे संभाल रहे हैं, और जो ये विरासत है इसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं पहले एक छोटा सा स्टोरी पीछे जाती हूँ, आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ कभी भी लड़कियाँ डांस नहीं करती हैं, हमारे खानदान में लड़कियों को इजाजत नहीं था। अच्छा, पर्देदारी थी। और हाँ, घर के अंदर जो भी ठुमरी भजन चल रहा है, या जो सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, घर के अंदर ही अपने आपस में ही हो जा रहा है। या गाने भजन, मेरी दादी को याद, मेरी दादी से मेरे पिताजी ने काफी ठुमरी भजन लिया जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। लेकिन जब आप बोल रही हैं महिलाओं को इजाजत नहीं थी, तो दादी भी लेकिन आपकी जो है वो संगीत से जुड़ी हुई थी, इस बात से हमको लगता है। एकदम, क्योंकि माहौल, जिस माहौल में है, उन्होंने तो सुना, वो देखा, लेकिन वो निकल नहीं सकते थे।
बाहर आप खड़े होकर क्लास में या स्टूडेंट के साथ या स्टेज पे डांस के परफॉर्मेंस का कभी इजाजत नहीं थी। आप अपने घर के अंदर अपने भाई बहनों के साथ, दादी काकी चाची के साथ चलता था हाँ, ऐसा। मतलब सब घर की महिलाएं भी इतनी हाँ, टैलेंटेड होने के बाद भी लोगों के सामने कभी भी नहीं आई। ना तो मेरी ये माँ क्या भी, शायद लखनऊ का घराना है, लखनऊ की नवाबी संस्कृति का असर रहा हो शायद। क्योंकि जो घर के गुरु घर के लड़के में बच्चों को, सिर्फ लड़के को इजाजत थी क्योंकि परंपरा वैसे कहते ही हैं चली आ चलती है। रही। तो 3 भाइयों का परंपरा, इवन मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। और आपको हम बता दें कि गिरिजा देवी जी जो बहुत बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत वॉकलिस्ट रही है, वो क्लासिकल, उनके जो गुरु हैं मेरे नाना अच्छा। श्री चंद्र मिश्रा, हम्म, मेरी माँ के पिताजी उनके गुरु रहे, तो वो भी हमारे घर की शागिर्द रही। अच्छा। तो मेरी माँ की तरफ से वो थी और हम ऑब्वियसली यही सब है। तो ये कनेक्शन इस तरह से रहा। तो पर्देधारी तब भी था। हमारी मम्मी ने भी थोड़ा गाना जानती थी, ढोलक भी बजाना बहुत बढ़िया ढोलक बजाती थी। और शादी ब्याह में काफी बुलाया जाता था कि करो बजाओ तब, और बहुत कमाल का बजाती थी वो, और गाती भी बहुत खूबसूरत थी, और इनको थोड़ा बहुत सितार भी आता था बजाना। लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि पर्देधारी हमारे यूपी में ये सब काफी है। जी हाँ। तो इस तरीके से, लेकिन अभी भी करना भी बहुत चाहते थे हमारे, जैसे हमारी कजन, मेरे शंभू महाराज जी के जो बेटी है, हम लोग उनको मुन्नी बुआ बुआ बोलते हैं, वो भी डांस करती हैं, वो भी अच्छा करती थी, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिला। वो भी सिखाती थी, सिखाया, घर में सिखाया, लेकिन बाहर स्टेज पे कहीं नहीं। तो उनका भी मन ऐसे रह गया। मेरी बड़ी दीदी अच्छा डांस करती थी, वो जो अंग लगा के खड़ी होती थी, जो एक्सप्रेशन वो देती थी, मतलब महाराज जी अगर कह दे कि मैं आज नहीं नाचूंगा और मेरी दीदी खड़ी हो जाती तो कोई फर्क नहीं देते थे, कि क्योंकि हूबहू चेहरा काफी, और जो हंसतक और जो चाल, उनका मिजाज जो बनता था एकदम हूबहू महाराज जी की। तो इस तरीके से लोग कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि महाराज जी खड़े हैं, चेहरा वगैरह सब मिलता। तो इसी तरह से तो ये जब भी कृष्णायन और कुमार शंभू, ये इसमें मेरी दीदी ने भी रोल किया, कृष्ण भी बनी, कार्तिक भी बनी थी, ये सब। उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब शादी कर लिया तो अब घर में अपनी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, और क्योंकि ज्यादा तो आपको पता है कि पर्देदारी तो नहीं। मतलब सोचिए आप लोग 8वीं पीढ़ी के लोग हैं और 8 पीढ़ियों तक कभी भी आपके खानदान में महिलाओं को इजाजत नहीं थी। नहीं तो आपसे शुरुआत हुई क्या? नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि पिताजी ने जो हम लोग को बैले में जो इजाजत दिया, ये अगर कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत खूबसूरत मिली या गलती हुई, मुझे नहीं पता, ये नहीं कह सकती मैं कि उनसे गलती हुई है या वो अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन ये था कि मन रखा उन्होंने, चलो बेटा आप लोग कर लो, लेकिन ऐसे नहीं था कि आप सोलोइस्ट बनेंगे, आप काम करेंगे, ऐसा नहीं था। तो शादी करके बच्चे को जाना है, भाई अपना घर बार देखना है, तो ये चीजें थी। तो फिर मेरी दीदी ने शादी किया, तो अपना जिम्मेदारी, बच्चे, घर का सब शौकिया घर के अंदर ही वो टुकड़े तिहाई लगा लेती हैं, लेकिन स्टेज पे ऐसे नहीं किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा कि इतनी खूबसूरत डांसर हो और इतना कमाल की वो, तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने सीखा, तो कल को मेरा भी ऐसे ही होगा। और मेरे मुझसे बड़ी दीदी ने थोड़ा बहुत वो भी करती थी, जो स्कल्पटर है अनीता कुलकर्णी, उन्होंने भी कॉलेज में डांस किया, स्कूल में डांस किया, हमारे साथ भी किया, ये सब कृष्णायन में भी किया। तो लेकिन उसके बाद उनको भी पता था कि कल को इनका भी खत्म होगा, तो उन्होंने स्कल्पटर बनना पसंद, स्कल्पचर करने के। मैंने एक दिन क्या हुआ, हमारे स्कूल जहाँ मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हूँ, मेरे हम पांचों भाई बहन वहीं से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे एनसीसी आर्मी की छोटा मोटा ये ट्रेनिंग दी जाती, तो मुझे वो भी बहुत पसंद था, एनसीसी और मार्च पास्ट है, दिल्ली पास है, और उसमें जो सिखाया जाता था, तो मैं इससे भी बहुत इंस्पायर थी। एक साइड कॉन्सेशन, जैसे मेरे दिमाग में कहीं साइड में ये था कि अगर कुछ नहीं तो ये। तो मैंने एक दिन पिताजी से, मेरे 17-18 साल की उम्र में मैंने पूछा कि बाबू ये बताओ कि क्या मैं डांस कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत, मैं भगवान से हाथ जोड़ के भीख मांगती थी। अच्छा भगवान, बाबू मुझे इस प्रोग्राम में ले ले, मुझे नहीं छोड़े, मुझे ले ले, मतलब ऐसे मैंने विनती की है। हाँ।
ले लेते तो बहुत खुश होती थी। मुझे मतलब आप बुखार भगवान से विनती करती थी, बहुत अपने पिताजी से नहीं बोलती थी। नहीं, मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या बोल देंगे, वो मेरा दिल ना तोड़ दे ऐसा। तो भगवान से भीख मांगती थी कि भगवान प्लीज कर दीजिए, कर दीजिए। तो हो जाता था ईश्वर जो भी है। तो कई बार ऐसा हुआ कि टूर पे नहीं लेके जाते थे, नहीं लेके जाती थी कि कथक के इनका प्रोडक्शन है, स्टूडेंट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो हम तो कथक में नहीं थे, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता था, हम मन बहुत दुखी होता था। तो एक दिन मेरे को ना थोड़ी हिम्मत बनाकर मैं गई पिताजी के पास। मैंने कहा कि बाबू ये बताओ कि मैं डांस मेरा कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो कह रही कर तो रही हो, तो पहले में और आइटम वगैरह में कर तो रही हो। मैंने कहा ना, मुझे डांसर बनना है, मुझे करना है, ऐसे बताइए, नहीं तो बताइए फिर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा। बहुत मेरा एक मेरे अंदर वो एक कहीं हाँ। एक हिस्सा है, हम्म। थोड़ा स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी डिसिप्लिन को कायम रखने की कोशिश ऐसा थोड़ी सी हूँ। तो लेकिन वो दोनों चीज मेरी साथ में चलती है। तो पिताजी हंस के बोले तो तुम सुई से तो डरती हो, हाँ, और वो कोई ला के राइफल खड़ा हो जाएगा तो तब तुम्हारी क्या हालत होगी। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, टॉर्चर से बेटर है एक गोली मारो चले गए, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये बताइए कि क्या मैं आर्मी ज्वाइन करूँ या डांस करती रहूंगी। तो हंस के बात टल गई, वो बात ही टल गई और मैं ना इधर की रही ना उधर की। अच्छा। लेकिन मेरी कोशिश थी कि ठीक है अब जैसा भी चल रहा है मैं अपने वो डांस जो भी, क्योंकि कभी कभी ग्रुप में लेके जाते थे जैसे आईसीसीआर या कहीं भी लेके जाते थे पिताजी, तो वर्कशॉप होता था। तो मुझे जो शाश्वती दीदी, जो उनकी बहुत पुरानी डिसाइपल है शाश्वती दीदी, मेरे पैदा होने से पहले से है वो, अच्छा। अभी तक है। अब वो सेवा पूरी तरीके से डांस के लिए है, डिवोटी। तो मुझे लेके जाते थे तो मैं प्रैक्टिस थोड़ा हेल्प करती थी, ग्रुप में अलग अलग मैं प्रैक्टिस कराती थी। तो वहाँ पे ये करा के तब धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया ठीक से और चीज़ें को पक्का करने की कोशिश की। और अंगों में भी मैंने बहुत ध्यान दिया पिताजी का कि किस तरीके से सिखा रहे हैं। उनको देखा समझा है, यही मेरे को आज डांस करने का ताकत दिया है। सीखना और देखकर समझना में बहुत फर्क है। सही बात है। रियाज जरूरी है, लेकिन समझ के करना कि उसको जहन में लेके आना, अंदर आपके अंदर सांस के साथ निकलना, उस बात को निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत रेयर लोग जानते हैं कि डांस में सिर्फ हस्तक और पैर पैर चलाना ही डांस जानते हैं, लेकिन अंदर की एक एक नर्व आपके साथ इन्वॉल्व होती है। फिर आपका आर्मी जाने का सपना कब टूटा और कथक का सपना कब सच हुआ? वही यही बात ये हुई थी कि मेरे पिताजी ने तो हंस के टाला, तो उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि बोलने की कि मेरे को क्या स्टेप लेना है। मैं ना इधर की रह रही हूँ ना उधर की रह रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो पिताजी फिर मुझे कभी फिर ये धीरे धीरे लेके जाने लगे कि चलो और प्रोग्राम है बैले, उसकी लालच में मुझे मैं करती रही हूँ। तो मैं स्कूल में भी जब पढ़ती थी, मैं स्कूल भी पढ़ी, मैं सच कहूँ तो मेरी पढ़ाई मेरे सिर्फ इस प्रोग्राम और डांस के चक्कर में मैंने स्कूल किया है क्योंकि कथक केंद्र मेरा स्कूल और कथक केंद्र दूर नहीं है। मैं अपनी क्लास से बस कैसे तरीके से क्लास खत्म हो और मेरे बैल बजे, बैग लेके भागूंगी बाहर और वहाँ पे एक चपरासी आएगा वो कथक केंद्र से, मुझे साइकिल में बैठा कर ले के जाएगा और माँ, मेरी माँ कपड़ा भेजी होंगी, खाना भेजा होगा, मैं वहाँ पे ड्रेस चेंज करके खाना खाकर होमवर्क करके और तब तक बैले की प्रैक्टिस चल रही है, उस बीच में जाके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये लालच, मैंने इस लालच में स्कूल किया। स्कूल में सच कहूँ तो पढ़ाई में बहुत बेकार थी, बहुत ही बस रोते धोते इस लालच में मैंने नाचा। तो लेकिन ये था कि डांस ऐसे ही करते गए, उम्र बढ़ती गई, कुछ ऐसे की तैसे रह गया ना आर्मी, लेकिन आर्मी अगला जन्म अगर हुआ तो मैं पक्का मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। चलिए अब हम अपने पुराने प्रश्न पे आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। अब जो आप लोग 3 भाई बहन हैं, एक बहन तो स्कल्पचर में चली गई है, घर गृहस्थी में लग गई और हल्का फुल्का डांस कर लेती हैं घर में, तो आप 3 भाई बहन अब इस साम्राज्य को कैसे संभाल रहे हैं और अपने इस घराने की जो विरासत आप लोगों के पास है, बहुत सारे उनके डिसाइपल्स होंगे महाराज जी के, वो लोग संभाल रहे होंगे, लेकिन रक्त संबंध आप 3 लोगों का है, आप लोग ने क्या प्लानिंग की है और आगे क्या कर रहे हैं?
देखिए जो पिताजी थे तो हम तो उनके पूरे पैरों में थे और उनकी हर एक इजाज़त जो भी वो कहते थे हम उनको फॉलो करते थे जो भी है। हमारी सेवा हम कर ही रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं पिताजी की या कला की। तो मेरे पिताजी मेरे बड़े भैया का अपना इंस्टीट्यूशन है मेरे बिरजू महाराज परंपरा। इन्होंने पिताजी के नाम से उन्होंने इस इंस्टीट्यूट खोला और बहुत खूबसूरत वो भी कोरियोग्राफर है म्यूजिशियन म्यूजिक करना डांसर बहुत खूबसूरत और कमाल के वो भी है मतलब मेरे पिताजी की काफ़ी फॉलो करते हैं। मेरा छोटा भाई जो है उसकी डांस कमाल है, उनकी उपज वगैरह ये सब चल रहा है तो ये वो भी अपना एक क्लास और कलाश्रम में हम हैं। पिताजी के संस्था कलाश्रम है। मैं 23 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ पे सिखा रही हूँ और मेरा भाई भी सिखा ही रहे हैं। तो हम लोग जुड़े हुए हैं किसी तरीके से और इस सेवा में है, सिखा रहे हैं और बाकी मेरा एक मैंने भी अपना एक संस्था बनाया क्योंकि मैं पुणे में कुछ समय के लिए गई थी और वहाँ पे भी कुछ बच्चे सीखना चाह रहे थे तो मैंने वहाँ सिखाना शुरू किया। अब मैं एक्चुअली चली गई थी कि वहाँ पे रहने के लिए कि मैं लेकिन मुझे बुला लिया गया दिल्ली वापस क्योंकि यहाँ पे कलाश्रम की क्लास थोड़ी सी डगमगाया था मेरे जो स्टूडेंट्स लेवल की। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा भी ऐसे तुम एडजस्ट करो आना जाना करो जैसे करना है। तो भाई हमें बड़ी मुश्किल हुई तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 1 डेढ़ महीने में मैं 10 दिन के लिए जाती हूँ वहाँ कुछ कुछ सिखाकर रोज। फिर वहाँ एक टीचर है उसको मैं हैंड ओवर करके आती हूँ मैं कहा, अब तुम उसको पॉलिश करो फिर मैं आऊँगी फिर सिखाऊंगी। तो इस तरीके से हुआ फिर मैंने सोचा कि मैं कलाश्रम वहाँ ना नाम लेके मैं पिताजी का नाम का दूसरा जो नाम है मैं वो इस्तेमाल करना चाहती कि इससे पहले कोई और चोरी करे। तो मैंने उसको चुराया तो ब्रिज श्याम उन जो हिंदी भजन करते हैं उसमें ये इस्तेमाल करते हैं कविताएं जो भी है ये नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने नाम दिया ब्रिज श्याम कला कुंज। तो ब्रिज के श्याम जो ब्रिज के श्याम है उनकी कलाओं के हम लोग कुंज है। बहुत अच्छा। ये मेरी फीलिंग है और मैंने इसी तरीके से वो बनाया जो कि एफिलेटेड है कलाश्रम से। एग्जाम भी हम उन्हीं के थ्रू करवाते हैं लेकिन नाम मैंने अलग कर दिया। तो मेरे पास मेरे पिताजी का नाम तो ये है। तो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं सेवा। मेरा छोटा भाई भी एक संस्था सोच रहा है कि कुछ अपनी तरीके से होना। तो कोशिश यही कि महाराज जी की ही चीज को हम नाम का इस्तेमाल और उसी में रह के काम करें। तो कलाश्रम तो हम हैं तो कलाश्रम तो महाराज जी का तो चल ही रहा है उसमें तो जब तक जीवन है हम करेंगे करते रहेंगे। तो आप लोग जो नई संस्थाएं खोल रहे हैं वो भी तो उसी से एफिलिएटेड है और देश भर में जो कलाकार हैं जी जो उनके शिष्य हैं जैसे हमारे बिलासपुर में रितेश शर्मा जी हैं, एकदम ऐसे ही बहुत सारे शहरों में बहुत सारे उनके डिसाइपल्स हैं जी, जो जी। उस कला को उस स्वरूप को और उस घराने की शिक्षा को धीरे धीरे फैला ही रहे हैं एकदम और बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं इस कला को आज भी शास्त्रीय नृत्य की कला इस विधा को अपना रहे हैं और अगली पीढ़ी 9वीं 10वीं पीढ़ी तक ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ममता दीदी ये तो आपकी लाइफ की बातें हैं। आप स्टेज पे फिर आपने फिर सोलो परफॉर्मेंस कर दी। देखिए मुझे 35 इयर्स लगा मेरे पिताजी को सिर्फ ये आजमाने के लिए कि वो मुझे किसी तरह से इजाज़त दे कि मैं डांसर हूँ। मेरे अंदर भी वो खून दौड़ता है मैं करना चाहती हूँ। 35 साल बड़ी मेहनत की है। पहली बात तो मैं सच में कहूँ कि पिताजी के बड़े स्टूडेंट्स और बड़े डिवोटीज मैं जैसे जो डेडिकेशन के साथ जिस तरह का काम करे वाकई रितेश भाई है और हमारे बिलासपुर में इसी तरह से हम मुंबई में रेणु शर्मा भी और भी स्टूडेंट्स वहाँ भी हैं। और कलकत्ता में भी पारमिता और लूना इस तरह के हैं। अमेरिका में भी है। अच्छा हाँ अनुराग है और अनुराधा है और काफी लोग स्टूडेंट्स हैं किरण चौहान ये सब काफी शिकागो वगैरह में है मीना पुलिस में है रीता मुस्तफी और क्या सा नाम लूँ दुर्गा आर्या जर्मनी। तो ये बहुत ही खूबसूरत बाबू के बहुत पुरानी डिसाइपल में से और काफी अच्छा डांस करती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे में नाम कितना ले लूँ बहुत जगह में काफी जगह पे मतलब चाइना में भी है जापान में भी है बिंदु जापान में मसाको बस जापान की है। तो ये सब है तो सब लोग लगे हुए हैं सेवा में शिक्षा ले भी रहे हैं। हाँ आज मैं अपने गुरु को खो चुकी हूँ इस चीज का बहुत तकलीफ है हमको
लेकिन जो उन्होंने सिखाया है, जो चीज़ हमें तालीम में दी है, जो चीज़ संस्कार है हमको, जो संभाल के चलने की तरीका, जो रास्ता बताया है कि बेटा तेज शॉर्टकट मारने में आदमी गिरता जरूर है, इसके बाद वो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। धीरे धीरे, जैसे ये कछुआ और खरगोश की कहानी मेरे जीवन का सबसे बेस्ट स्टोरी में से एक है ये, और मैं ये जानती हूँ कि इससे बड़ा सबक हर इंसान को लेना भी चाहिए, और मैं लेती भी हूँ। तेजी की दौड़ में तो आदमी थक जाता है, संभल के चलने वाला रास्ता जो होता है वो आदमी बिना थके उस मुकाम पे पहुंच जाता है और सक्सेस होता है। तो धैर्यता बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चल रहे हैं। तेजी का मैं जहाँ भी वर्कशॉप करती हूँ, जैसे कर ही रही हूँ आजकल, तो मेरा काम होता है कि पहले अंग को ठीक करना। मुझे हर तरीके के स्टूडेंट अलग अलग मिलते हैं, उनके अंगों में वो मूड है, जो रस है, जिस रस की कमी है वो रस को मेरे को डालना है। सुंदरता, जो अंदर की खूबसूरती है, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं निकालेंगे, वो डांस कितना भी हाथ हिलाएंगे, लेकिन वो आंखों जो चेहरे के थ्रू जो चलता है, उसकी जो ब्यूटी, उसकी कनेक्शन है, वही कंप्लीट करेगा। नहीं तो सिर्फ हाथ चला और आपका चेहरा डेड है, ये इनकम्प्लीट है, आप उसका आनंद ही नहीं ले सकते। तो रस की, चाहे गायन हो, चाहे वाद्य हो, चाहे डांस हो, चाहे भाव, कुछ भी हो, रस मीनिंग फीलिंग नहीं है। अब सितारा ता डा 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 बजा तो दे, अब उसी को थोड़ा सा गमक दे दे, डा 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 डा, तो ये फीलिंग जो आ रहा है, जो रस ढालने की कोशिश कर रहा है, ये कभी तो आदमी में मिलेगा ना। जी बिल्कुल। तो फिर आप अपने पिताजी की गंदाबंद शागिर्द कब बनी और कब आपने पहली प्रस्तुति दी मंच पे? हाँ, ये चीज है। प्रस्तुति तो हम कर ही रहे थे, क्योंकि इस दौरान से मेरी थोड़ी, पिताजी समझ रहे थे कि मेरी कितनी डिवोशन है। अंदर चक चक चल रहा है, तकलीफ में हूँ मैं हमेशा। मैं बात नहीं करती थी, लेकिन होती भी कुछ नहीं थी, वो तो मेरे समझ एक जाते। रिएक्शन समझ जाते थे। तो बहुत तकलीफ, कभी कभी बहुत, जैसे मन ऐसा हो गया, नहीं जाती थी उनके सामने, नहीं जाती थी, ऐसा था। तो ये समझते थे कि मेरे अंदर है, बस क्योंकि मैं लड़की जाती हूँ, हमारे घर में लड़कियां नहीं करती हैं, पर्देदारी कहानी। तो सब देखा कि अब थोड़ा सा दुनिया भी पढ़े लिखे घर के अच्छे अच्छे लोग आकर सीखना शुरू किया है। हाँ, शोभना नारायण जैसी आईएएस ऑफिसर ने भी किया, शाश्वती दीदी है, तो कितने लोग डॉक्टर सारे कितने आके सीखे। तो फिर हम क्यों नहीं, घर के लोग क्यों नहीं, जो कि अंदर खून रोता है करने के लिए। तो बड़ी ही मेहनत की है मैंने। 2008 में मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था, 29 जनवरी, और उसके बाद मेरे पिता ने ये कहा कि ये तुम्हारी माँ को बोलना चाहिए कि मेरे बच्चों को गंडा कब बांधोगी। तो उनका एक पुराना ढंग, जैसे उनकी पिताजी की घर के मामले में पुरानी सोच रखते थे। तो क्योंकि घर की औरतें, माँ, दादी बोलती है कि अरे तुम क्यों नहीं बांध रहे हो, बच्चे को बांधो। तो वो भी चाहते थे कि मेरी माँ कहती तो मेरे अपने बच्चों को गंडा अच्छा। बांध दे। तो ये फीलिंग है, अपनी अलग अलग सुंदरता है, ये सब चीजें। तो बहरहाल ये क्योंकि मेरे कान में है ये आवाज, ये बात तो मुझे समझ में है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला जब गुरु पूजा हुआ, और मुझसे 2 दिन पहले कहा गया, मेरे बड़े भैया को प्यार से चीकू बोलते हैं, चीकू भैया, और दीपक और ममता को गंडा बांधा जाएगा। मैं यूं शॉक, मैं आंख फट गई। मैंने कहा मैं किसी यही सुन रही हूँ क्या, मैंने ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कि हो क्या रहा है, मैंने कहा पहले कंफर्म करो। कई बार फिर कंफर्म किया गया कि नहीं तुमको बांधा जाएगा, गंडा बांधेंगे। हम तीनों भाई बहन गए फ्लैग इंडिया में जाकर, ऑरेंज कलर का एक सम्मान सेम कपड़ा कुर्ता पैजामा व्हाइट दुपट्टा स्टोल हमने लिया, सबके लिए ड्रेस लिया। हम लोग का बड़े धूमधाम से हमको पिताजी ने गंडा बांधा, इतने प्यार से बांधा कि मैं सोच नहीं सकती इतना बड़ा मैंने अपना संघर्ष और इतना बड़ा मेरी फाइट जो अंदर मेरी यूं था, मैं जीत गई। और बड़ी कृपा ईश्वर की, और पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कर सकती। क्या आपकी भावनाएं हमको अभी भी दिखाई दे रही हैं, आपकी सुनाई दे रही हैं आपकी आवाज में, कि आप मतलब आपके भाइयों को भी तब तक गंडा नहीं बंधा था, और उनके साथ उन्होंने पहली बार आपकी 8-9 पीढ़ियों में किसी महिला को और अपने घर की बेटी को गंडा बांधा। तो ये सचमुच आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और उन्होंने भी 7-9 8 पीढ़ियों के बाद
इतनी हिम्मत जुटा करके ये काम किया, उनके लिए भी उन्होंने लोगों को, आगे के लोगों के लिए भी दिशा निर्धारित की। बहुत बड़ी चीज़ है ममता दीदी, हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपके सामने इस समय बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। एकदम सच में आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं आज बहुत गर्व से मैं कह रही हूँ कि आज मेरी नीज लोगों को वो कष्ट नहीं हुआ जो कष्ट हमने, तकलीफ, जो पेन हमने उतने टाइम के लिए मैंने सहा। आज मेरी नीज को बचपन से ही मैंने इनको ट्रेनिंग शुरू कर दिया था स्कूल में, नर्सिंग केजी में, अर्धनारेश्वर महाराज जी की कॉम्पिटिशन, वर्णत छवि, ये सब बच्चों को सिखा के स्कूल में फंक्शन करने के लिए कि बेटा घर की चीज कर, मैंने उनको सिखाया। और उसके बाद जब देखा कि बच्चों के हाथ हस्तक बढ़िया हो रहे, पढ़त अच्छी हो गई, ताल अच्छे हो रहे, छोटे छोटे, मेरे पिताजी ने सिखाना शुरू कर दिया। और सब दोनों बहनों को खूब सिखाया। लास्ट मोमेंट तक, अंत तक मेरे पिताजी जब तक लास्ट उनके सामने सांस गई है, मेरी नीज के सामने, उनको लास्ट मोमेंट तक उनको सिखाया, हर एक चीज सिखाई। और वो उनकी जिगर के टुकड़े थे, दोनों हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। और मुझे बहुत खुशी है, जैसे एक रास्ता मैंने बनाकर बस मैंने रास्ता रख दिया कि मेरे बच्चे, हमारी लड़की और लड़का, कोई फर्क नहीं है, जिनके अंदर गुण है वही लेके जाना उचित है। जब गुण है तो क्यों नहीं लेके जाना। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने उन लोगों को गले लगाकर सिखाया है, खूब सिखाया। चलिए, बहुत आपने रास्ता दिखा दिया, आगे की पीढ़ी के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया, तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। आपने अपने पिता की सोच बदलने को मजबूर कर दिया, कहना चाहिए। अब कुछ कुछ जैसे आपने कहा पढ़ंत गद, ये वो कुछ ऐसी चीजें भी हमको इस अपनी इन बातचीत में सुना करके बताइए। तो कुछ या कुछ पढ़ंत गीत गद कोई चीजें, मतलब अच्छा, कत्थक का माहौल तो पहले लगे। तो माफी मांगती हूँ, ये ओरिजिनल मेरी आवाज है नहीं, जुकाम बहुत है, खांसियां बहुत है, छींक बोल रही हूँ बहुत, इसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन पढ़ंत ही सुना सकती हूँ। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पिताजी ने ना भाव तिहाइयाँ बनाई थी काफी, जैसे चिड़िया है और बत्तख की है, और जैसे शेर और गाय, शेर और हिरन का, इस तरह का। जैसे धा पिताजी बहुत बढ़िया करते थे, धा 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 तेन तेन ता करके तेन ता एदो दी जपा छे सा एदो दी जपा छे सा एदो दी जपा छे सा, ये शेर है। एदो दी जपा छे सा ये गाय, एदो दी जपा छे सा ये हिरन, और शेर आया 5 6 7 इस तरह से। फिर से सुनो, धा तेन धा धा तेन धा ता एदो दी जपा छे सा 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 एदो दी जपा छे सा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक और है दा दिन दा, चिड़िया का दा दिन दा दा, हाँ बत्तख का हाँ दिन दा। पिताजी बहुत खूबसूरत, गर्दन बत्तख की जब चाल चलते ये ऐसे ऐसे करके, बहुत ही खूबसूरत। दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दिन दा ताके दिन ताके दिन ताके दिन ताके दे ताके दे ताके दे तका दिन ताके दे दिन ताके दे दिन ताके दे दा। तो ताके दिन जो बत्तख के बच्चे वो रास्ते में यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, और ताकि देखिए बच्चों को वो बत्तख की जो माँ है उसको यहाँ पकड़ कर चिड़ाई गुस्से में, चलो धीमे ताकि एक साइड चलो, धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि दा, इस तरह से दा दिन दा दा दिन दा ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि 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 तका धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि दा ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि 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 तका धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि दा ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि 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 तका धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि दा। इतनी सारी भाव तिहाइयाँ उन्होंने, चिड़िया का, वो चिड़िया आती है वो खाना खा के फिर वो उड़ जाती है, इस तरह की कई तिहाइयाँ। और एक बॉल का भी है, जिस तरह से हाइड एंड सी है, इन्होंने हॉकी का भी बहुत है। एक तक एक बॉल, इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत बनाया था,
बॉल का था। जैसे बॉल ले गए, एक ताकि एक दो में बॉल को छुपाया, फिर एक दो तीन, दूसरा बंदा उसको लेने की कोशिश कर रहा है, वो छीन रहा है। तो इसको भाव जब करने पे आएगा तभी समझ में आएगा। जैसे एक ताकि एक दो, ताकि एक दो तीन, ताकि एक दो तीन चार, ताकि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, उसको घुमा रहा है बॉल और दूसरा बंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच ताकि पांच, ताकि पांच, ताकि दा, और पांच ताकि पांच में बॉल उड़ रहा है, अभी ताकि दा में पकड़ लिया। इसी तरह से और भी है, जैसे हम लोग जैसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या बच्चों के साथ करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के साथ भाव के साथ खेलने में, ताकि उनका इंटरेस्ट सम का कैच करने का टाइमिंग वो समझ में आए। धा कदे धा धा तगे तगे धा तगे 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 ताधा, एक दो तीन चार पाँच धा। तो जो ताधा फेंका बॉल और एक दो तीन चार पाँच में जो बॉल उड़ रहा है, उड़ के कैच किया दूसरे में। तो ये बच्चों के साथ बड़ा खूबसूरत खेल स्टेज से उनके साथ हो सकता है। ताकि में ताकि में ताकि में ताकि सॉरी 1 2 3 सब ताकि ताकि दिगी दिगी ताकि दिगी ताकि दिगी ताकि दिगी ताधा, एक दो तीन चार पाँच धा ताकि ताकि दिगी दिगी ताकि दिगी ताकि दिगी ताकि दिगी ताधा, एक दो तीन चार पाँच धा ताकि ताकि दिगी दिगी ताकि दिगी ताकि दिगी ताकि ताधा, एक दो तीन चार पाँच धा। तो धा जो है 1 2 3 4 5 का टाइमिंग बच्चों को दिया जाता है और धा में बॉल पकड़ना। तो ये चीज बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ, बिल्कुल कथक का बिल्कुल अलग ही स्वरूप वो किया। नहीं तो लोगों के दिमाग में जो आम आदमी होता है, जो कथक को से ऐसा दिल से नहीं जुड़ा होता है, उसको लगता है वही एक बस ताकि थी ताक नीरस तरह से कर रहे हैं। इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ उन्होंने परिवर्तित करके लोगों के सामने बच्चों को सिखाया। जी 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 हाँ, पिताजी को हर एक चीज में भाव दिखता है, चाहे वो बॉल के टाइमिंग है, क्योंकि सब तो नंबर और टाइमिंग है। और जैसे पेड़ है, फूल है, और इस तरह से पानी का भाव है। जैसे एक तिहाई हाथी का कि जो शब्द है धा दागिन ता दागिन धा दागिन ता दागिन तथई तक ताकि ते धा, इसमें पानी सूंड उठाया तथई तक ताकि ते धा पे नीचे गया। इसमें हाथी का चाल है धा दागिन ता दागिन धा दागिन ता दागिन तथई तक ताकि ते धा धा दागिन ता दागिन धा दागिन ता तथई तक ताकि ते धा धा दागिन ता दागिन धा दागिन ता तथई तक ताकि ते धा। उसमें जो चाल पैर का है वो तिहाई में धा दागिन ता, और बॉडी का वजन और हाथी का जो कान का ये और सूंड, तो उसका जो उसकी जो सुंदरता है, मतलब जो बोल को भी वैसी दर्शा देते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी पढ़ंत भी हमको सुनाए। अब चलते चलते हमारी एक बात और कि आप आने जो नई पीढ़ी जो सीख रही है कथक, और उन लोगों के लिए कोई संदेश आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब नई पीढ़ी पुरानी चीज को और पुराने लोगों का आया किस तरीके से सिखाते थे, किस तरीके से लोग पागलों के जैसे रहते थे, है ना, कितना परीक्षाएं गुरु लेता था, वो उसका टेस्ट वो आज के दौर में कोई नहीं जानता। आजकल फास्ट फूड है, आजकल बर्गर आसानी से मिल जाता है, आजकल जो स्विगी का जमाना है, भाई आपने फोन किया तो वक्त से आ गया बेचारा, बनाने का टाइम नहीं और क्या चीज कितने क्वांटिटी में बनाना है ये भी नहीं मालूम, खाने को मिल गया बस यही बहुत है। तो चीज बना बनाया मिल गया आ गया। तो चीज ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं घर में, मैं अपनी बात करूंगी, मैं अब दूसरे की बात ही नहीं करना है, मैं एक और इंसान की बात करना चाहूंगी, जो मेरे शंभू महाराज जी की बात करूंगी, जो उनके यहाँ एक शागिर्द बांग्लादेश से आया, उनसे सीखना चाहता था। ये बहुत पुरानी बात होगी, और ये लेकिन मैं आपको बता रही हूँ गुरु का और उस शिष्य का किस तरीके से सीखने का और सिखाने का तरीका था, वो किस तरीके से करते थे, कितना एग्जाम लेते थे गुरु, ठीक है। तो वो आके, क्योंकि बांग्लादेश से आया, तो उनको
कहा कि ठीक है, बाहर चबूतरा था, शेड था, तो वे ठीक है बैठो बाहर, सीखना चाहते रहा। वो पूरी सेवा कराया उन्होंने, घर का सौदा लाना, पूरा मालिश करना, नहलाना, रात को सो रहे तो खुद की करना, सेवा पूरी है, झाड़ू पोछा करना ये करे, लेकिन डांस नहीं सिखा रहे थे। ये बात चली काफी महीनों, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, काफी महीनों चला। और वो आदमी टस से मस जिद में रहा कि नहीं, मेरे को सीखना है, तेजी से सीखना है, तो जाना ही नहीं है। वो वैसे ही वहीं पे खाना मिल जाता था, जैसे भी था, जो भी है। जब उनको लगा काफी समय के बाद, जब उनकी हमारी दादी जो शम्भू महाराज जी की मिसेस कहा कि अब तो बेचारा उसको क्यों तड़पा रहे हो, उसको सिखा दो, अब क्या चल रहा है ये। फिर कह रहे कि नहीं, यही देखना चाहता था कि ये कितना कीन है, कितना भक्ति है डांस के लिए, कि जो सीखने के लिए कितने दिन वो तड़पता रहा सीखने के लिए, सारा काम किया, तब जाकर उनको वो तालीम मिला। तो मतलब मेरे ख्याल से 6 महीने, काफी महीने हो गए, तो इतना मुझे नहीं खिला, लेकिन ये 1-2 महीने की बात नहीं, काफी महीने ऐसे। इसी तरह से मेरे पिता ने भी मेरी परीक्षा ही लिया, ये मैं समझ गई, लड़कों तो मिलना ही मिलना है, लड़कों को तो मिलना है ये जगह, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा 2-3 लड़कों के ही चल रहा है, लेकिन यहाँ 2 भाइयों में मैं, तो मैं अपनी बात जरूर करूंगा, उन्होंने मेरी भी परीक्षा ली है, जोर से ली है, और मेरा धैर्यता और मेरी पेशेंस का बहुत उन्होंने देखा कि एक लड़की डांसर पहली, जिसको भी करना हो, जो पहली बार करेगा उसको तो वो थोड़ा सड़पन तो लेना ही पड़ेगा, वो आसानी से मिलने वाली नहीं है। मैं भी समझती हूँ इस बात को, और उनकी हर तरीके से, क्योंकि उनको हर एक पुरानी चीजों से निकल कर नई चीज को अपनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, वो वही मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं कि अगर मैं लड़की पहनूं, मैं भी करना चाहती हूँ, मेरे अंदर वो खून दौड़ता है, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने जब आगे गई हूँ तो आगे ही जाऊंगी, मैंने कहा एक कदम पीछे गई तो मैं वापस चली जाऊंगी, कि ना रहो, यहीं पे रहो, टस से मस नहीं, यहाँ से कटना, तो रगड़ती रही हूँ मैं, तो जैसे भी किया वो तो किया। लेकिन उन्होंने परीक्षा जो की है, तो आज ईश्वर की कृपा है कि आज लोग जानते हैं कि मैं भी, महाराज जी के घर में शायद एक लड़की है, नाचती है, थोड़ा सिखा लेती है। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं कहूंगी, ये मिसाल मुझे बहुत, जिंदगी भर भी मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गई थी महाराज जी के साथ, उस वक्त हम 75 पीपल थे एक कोरियोग्राफी में, और मैं उस दिन सुबह पहुंची थी, और एक शाश्वती दीदी ने चाहा कि एक मेघ के ऊपर कोई एक था, एक बंदिश थी, तो कह रही कि ममता इसको हमें करना है। मैंने कहा दीदी शाम को प्रोग्राम है और आप अभी बता रहे हो, मैं कैसे याद करूंगी गाना वगैरह, और मैं कितना क्या है। तो कह रही कि नहीं तुम कर लोगी, ये कॉन्फिडेंस, ये जो दीदी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं कर लूंगी, ये उनको था हमेशा शुरू से। तो मैंने कहा कि अच्छा दीदी पहले आप करो, वो गाती है तो स्टेज पे, और आप पहले करो, आप कैसे करोगे। तो उन्होंने करके दिखाया, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, तो हम दोनों को ही करना था, पहले उनको करना था, मुझे करना था। फिर मैंने भी अपनी कुछ और दिमाग में भाव चल रहा था, मेकअप कर रही थी, मैंने उस लेडी को बोला कि प्लीज एक बार और गाओ, ताकि मैं उस बंदिश समझ में आ जाए। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्या करूंगी क्या करूंगी, तो मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली अपने दिमाग में। नाम नाम अनाउंसमेंट हो गया 75 पीपल का, एक साथ नाम ले लिया गया, कहाँ कौन ममता महाराज, कौन दीपक महाराज, कौन शाश्वती दीदी, कौन क्या है, किसका मतलब 75 पीपल नाम। स्टेज पे डांस किया, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कथक यात्रा करके, खूब अच्छा ड्रामेटिक टाइप में था। स्टेज प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं स्टेज से बाहर, हम लोग निकल गए नमस्ते वस्ते करके बाहर एक ग्रीन रूम की तरफ जा रही थी। पीछे से एक आवाज आती है एक लेडी का कि एक्सक्यूज मी ममता जी। तो मैं पीछे मुड़ी, मैंने कहा कि जी आप, मैं जानती नहीं थी और उनको मेरा नाम पता। तो कह रही कि आप ममता महाराज है। तो मैंने कहा कि जी हाँ हूँ। तो कह रहे, कहा कि देखा था नहीं, मैंने कहा ना कि ये ममता महाराज है। तो मैं समझी कि अच्छा इनका नाम तो मैंने सुना था, महाराज जी से फोन में बात करती है, लेकिन इनको मेरा चेहरा नहीं मालूम कि मैं ममता हूँ। मैंने कहा 75 पीपल के बीच में आपने कैसे जाना कि मैं ममता महाराज हूँ, कैसे। कह रहे कि कैसे नहीं जानते, आपका डांस करने का ढंग ही अलग है, आप महाराज जी का कुछ रूप दिखता है मुझे। मैंने कहा भगवान, मैंने कि इतना बड़ा बात कह दिया आपने, मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने इतने लोगों के बीच में मुझे पहचान लिया।
सभी तो भाव कर रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ममता महाराज आपने ढूंढा। मेरी तब तो मेरी कहीं तक मैं महाराज जी को छू पा रही हूँ। बस एक छोटी सी मिसाल ये, वो हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहता है। क्या करूँ, थैंक्स टू गॉड, और बहुत मेरी भगवान ने बड़ी मेरा साथ दिया। मैं तो भगवान को भी शुक्रिया करती हूँ। मेरी माँ ने भी मेरे को तड़पते और दुख हुई देखते हुए देखी, बेचारी पड़े दुख को कहती कि जाके बाप से क्यों नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा कि नहीं बोलूंगी, उनको क्यों नहीं समझ में आता है, और पिताजी अपने काम में ज्यादा बिजी है, सब ये कर, लेकिन देखते आजमाते जरूर थे, बोलते कुछ नहीं थे। चलिए, आपसे इतनी लंबी बातचीत करके ममता जी बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने विस्तार से हम से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।